हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दी माइटी वॉल्क्रीज का पहला पार्ट। इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रिटर्न ऑफ वॉल्क्रीज जो कि हमने किंग इन ब्लैक के साथ कवर की थी उसको देख लीजिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जेन फोस्टर को लगता था कि वही एक वॉल्क्री है जो बची है, बट एक और भी थी जो कि फंसी हुई थी टाइम और ट्रेजेडी में। जेन ने उसको आजाद करवाया और उन दोनों ने मिलके उस करप्टेड सेलेस्टियल का खात्मा किया, जिसने कि उस वॉल्क्री और बहुत सारी और ज्यादा सोल्स को अपने में दबा के रखा हुआ था और कैद किया हुआ था, और वो भी काफी सालों तक। जेन अभी वापस आ चुकी है मिडगार्ड में और उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी है जो कि मुर्दाघर में है। बट वो दूसरी वॉल्क्री अभी भी खुद के बारे में ढूंढ रही है। उसे तो अपना नाम भी नहीं पता है। काफी सालों पहले उसने एस्गार्ड को छोड़ दिया था और कभी रिटर्न करने का नहीं सोचा था, बट वो अपने पीछे अपने पीसेस छोड़ गई, और वो ऐसी नॉलेज का पीस भी छोड़ गई जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड था और उससे भी नहीं पता था। यहाँ तक कि वो तो अपना नाम भी भूल चुकी है। और ये सीन है 2 हफ्ते पहले का। यहाँ पर 3 बच्चों का जन्म हुआ है। ये जिंदगी में आने का एक अजीब सा तरीका है। इनको अपनी मदर की वॉर्म से निकाल लिया गया है और ये तीनों ट्रैवल कर रहे हैं कॉस्मोस में। इन्हें मिडगार्ड से कहीं और लेके जाया जा रहा है। इनकी जर्नी बिल्कुल भी पेनलेस थी और वो पहुंच चुके हैं हेल में। तो गाइस, ये हेल मेफिस्टो वाला हेल नहीं है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उनकी पहली भूख को वहां की एक महान काऊ के द्वारा मिटाया गया जिसका नाम था एओम्बला। वो काफी टाइम तक सोते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी एब्सेंस किसको निराश करेगी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर जेन एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी है और वो बताती है, इस औरत का नाम है वेलमेनिया एंडरसन, और उनकी लाइफ बहुत ही आकर्षण करने वाली रही है, जैसी मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। अभी ट्यूमर उनके फेफड़े को खा रहा है। मुझे अपनी वॉल्क्री का विजन देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता, ना ही उसे कोई कॉल करता है। जब वो मर जाएगी तो उसकी स्टोरीज उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। वो बूढ़ी औरत उसको अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे जर्मन्स उनके हॉस्पिटल में आए थे वहां से नर्सिस को रिक्रूट करने के लिए, और वो उसकी फर्स्ट जॉब थी जब वो नर्सिंग स्कूल से बाहर निकली, और वो प्रिटेंड करती थी कि कैसे वो वही हॉस्पिटल की एक मरीज है। और ये सब चलता रहा और उसने काफी सालों तक वहां पे नौकरी करी। और जब भी सैनिक वहां पे आते थे वो बेड पे ऐसे बैठ जाती थी जैसे वो मौत की कगार पे हो। वो हंसते हुए कहती है, सबको पता था पर किसी ने नहीं बताया। जेन कहती है, मैं उसकी स्टोरीज को सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक कॉफी का कप लगता है। वो मुझसे बातें करेगी और मुझे बाहर भेज देगी। उसे मेरी कंपनी अच्छी लगती है। मुझे उसके लिए अफसोस है कि उसके जैसी औरत अकेले मरने वाली है। और वो वहां से चली जाती है उसको कहते हुए कि हम कल मिलेंगे। वो बाहर निकलती है तो उसे मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। वो उसको कहते हैं कि तुमने उस बीस्ट के बारे में सुना जो सिटी में घूम रहा है। जेन बताती है, स्टेफन स्ट्रेंज, मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स, और वो इस वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन भी है। और हाँ, छोटी मोटी बातचीत के लिए भी वो बेस्ट है। और वो उन लोगों में से भी है जिनको पता है मैं काम से गायब होके कहाँ जाती हूँ। जेन कहती है, बीस्ट, इसके बारे में मुझे और बताओ। तो वो कहता है, मैंने बस डरे हुए फैंटम से कुछ बातें सुनी है। मुझे बस इतना भी पता चला कि उसमें एस्गार्डियन चमक भी है। और मैंने सुना था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक गाय आया था जो ऐसा लग रहा था कि उसने गुस्से भरे हुए वुल्वरिन को सुलाने की कोशिश करी है। क्या मॉर्ग में कोई अजीब लाश तो नहीं आई? तो जेन कहती है, मुझे तो नहीं पता, मैं चेक करती हूँ। तभी वो कहती है, डैम, हेजन आ गई। ऐसे एक्टिंग करो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो कोई। वो उनको आते ही कहती है, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्ग असिस्टेंट जेन फोस्टर, मुझे लगता है तुम दोनों को जहाँ होना चाहिए वहाँ पे तुम नहीं हो। तो वो दोनों झूठी बातें करने लग जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, उसे 95 mg दे दूं क्या? तो जेन कहती है, हाँ 100 भी दे दो, वो भी चलेगा। जेन बताती है कि वो चाहती है कि उसकी बॉस उसको लाइक करे। वो चाहती है उसकी लाइफ का ये पार्ट वर्क करे। बट हाँ, मैं ये भी झूठ नहीं कहूंगी कि जब मुझे उस बीस्ट के बारे में पता चला तो मैं एक्साइटेड हो गई उसको खत्म करने के लिए। हाँ, अभी भी मेरे में कोई थोर का हिस्सा बचा हुआ है। वो खुद तो वहां से चली जाती है और उसकी बॉस डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ जाती है। वो मॉर्ग में पहुंच जाती है और डॉक्टर गिलिस्पी से कहती है कि आज यहाँ पे कोई एनिमल अटैक का केस आया है या कुछ दिनों पहले। तो वो उसको मजाक करते हुए कहता है कि ये तुम्हें मेरी असिस्टेंट से पूछना चाहिए जो दिन रात मेहनत करती है। मैंने तो उसे कहा है कि अपनी एक्सटेंडेड लंच ब्रेक को और ज्यादा एक्सटेंड कर लो। तो वो कहती है, कम ऑन, मैं समझ गई तुम्हारा पॉइंट। तो वो कहता है, क्या कहा, एनिमल अटैक? तो वो कहती है, हाँ, कोई ऐसे गाँव देखे हो तुमने या कोई पंजों के निशान? तो वो कहता है, यहाँ पे तो नहीं, बट एक बंदा था जो बहुत ही अजीब था। उसको मैंने देखा था सिटी में। उसके घाव बहुत ही ज्यादा अजीब थे। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़ी चीज ने उस पे हमला किया है। तो वो कहती है, क्या किसी बड़ी चीज ने उसे मार दिया? तो वो कहता
कहता है नहीं, उसके घाव थोड़े से अजीब थे बट वो 338 गोली के निशान थे जैसे। तो जेन कहती है एक हाई कैलिबर राइफल और वो भी न्यूयॉर्क में, तुमने इसके बारे में कहां से सुना? तो वो कहता है उसे एक बार में एक बंदे ने बताया। वो कहता है कि रॉब ने मुझे बताया जैसे कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही गलत। तो जेन कहती है वो बार है कहाँ पे? तो वो कहता है नहीं बताऊंगा मैं। तो वो कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो ये रॉब वहाँ हो सकता है? तो वो कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो बस मॉर्ग में काम करने वालों के लिए है, वहाँ आउटसाइडर्स नहीं जा सकते। तो वो कहती है मैं एक मॉर्ग की असिस्टेंट तो हूँ ना? तो वो कहता है नहीं, तुम एक डॉक्टर हो जिसको डिमोटेड किया गया है क्योंकि तुम हमेशा अपने काम से गायब रहती थी। क्या कहती हो तुम उस चीज को? वॉल्क्रीस वो ना। जेन कहती है कि उसने डॉक्टर वर्ड ऐसे कहा जैसे लोग किसी डिक्टेटर को कहते हैं या किसी बड़े खूनी को। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा बट मुझे वहाँ पे शर्मिंदा मत करवाना, वहाँ मेरी काफी जान पहचान है। और यहाँ पे जेन रेडी होके वहाँ के लिए पहुंच चुकी है। वो कहती है मैंने एक बार फेस किया था 39 गुस्से से भरे हुए डार्क एल्व्स को और मैंने ऑल फादर ऑडिन को भी पंच किया है बट अभी मैं नर्वस क्यों हूँ? और वो वहाँ पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ पे सभी आदमी ही होते हैं। वो कहती है यहाँ पे कुछ गलत क्या ही होगा, बस मैं किसी गलत कन्वर्सेशन में नहीं पड़ना चाहती। वो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है तो तभी उसे आवाज आती है ये तुमने सही ड्रिंक चुनी है, मुझे ऐसी लड़की ही पसंद है। जेन कहती है नो, इससे कुछ बेटर बोलो या फिर बोलती बंद करो। जेन कहती है अगर इसने मुझे ये पूछा कि मैं कहाँ से हूँ या मेरा क्या काम है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बट वो कहता है अच्छा तो ये कैसा रहेगा? तुम्हें पता है एक बार जिमी कार्टर ने अपनी जैकेट भेजी थी साफ करने के लिए बट उसी के साथ उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के डेटोनेशन कोड्स भी भेज दिए जो कि उसके पॉकेट में थे। तो जेन कहती है क्या ये सच है? तो वो कहता है हाँ ये झूठों के वर्ल्ड में सच है और ये वर्ल्ड पूरा झूठों से भरा हुआ है और सच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो अपनी ड्रिंक को देखते हुए कहता है मुझे तो लगता है कि ये इन्होंने अम्ब्रेला भी दोबारा से ही यूज किया है। तो जेन कहती है तुम्हें ऐसी जगह पे क्या ही मिलेगा, क्या तुम यहाँ पे आते रहते हो? तो वो कहता है ज्यादा नहीं। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हेल में और ये सीन है 3 दिन पहले का। हेला जो कि है क्वीन ऑफ डेथ, वो ब्लैक होल से वापस निकल के आ गई है और वो हेल में पहुंच चुकी है। वो अपनी गद्दी पे बैठी है और उसके सामने उसका एक सेवक आता है। वो कहती है क्या मतलब कि चला गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो वुल्फ यहाँ से भाग गया? ये कैसे हो सकता है? तो वो सेवक डरते हुए कहता है माय लेडी मुझे नहीं पता। तो वो कहती है क्या वो अभी भी हेल में है? तो वो बताता है कि शायद नहीं। तो वो कहती है उसे वापस लाने के लिए क्या किया गया, कर्नीला ने उसके लिए क्या एक्शन लिया? तो वो सेवक बताता है कि क्वीन कर्नीला भी पिछले काफी हफ्तों से एब्सेंट है। हेला अपना डर दिखा नहीं सकती जो उसे फील हो रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ हेल बनने से डर चला नहीं जाता या उसके ऐसे आउटफिट पहनने से भी नहीं जाएगा। बट उसे पता है वुल्फ ईटर का कि वो कितना कैपेबल है और उसे पता है कि उसको वापस लाना ही होगा। वो कहती है हमें और टाइम नहीं गंवाना चाहिए, हमें एक हंटर चाहिए होगा और कोई मेरी वाइफ को भी ढूंढ के लाओ। तो यहाँ पे हम वापस जेन के पास पहुंच चुके हैं। तो वो आदमी कहता है तुम भी मुझे कोई सच्चाई की बात सुनाओ। तो जेन कहती है रैंडम फैक्ट चलेगा? तो जेन कहती है कि जो भूल भुलैया होता है उसमें एक फिक्स पाथ होता है बट मेजिस की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और उसके मल्टीपल एग्जिट और डेड एंड होते हैं और लोगों को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो वो कहता है तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है? वो कहती है ये दोनों ही मुझे खौफ में डालते हैं। तो वो आदमी कहता है लाइफ एक भूल भुलैया है, लोग इसको बस एक मेज की तरह पेश करते हैं, पता नहीं क्यों वो वॉल्स को ही क्यों नहीं खत्म कर देते। तो वो कहता है तुम्हें और ड्रिंक चाहिए? तो जेन कहती है नहीं चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तो वो लोग बाहर पहुंच चुके हैं। तो जेन कहती है तो मुझे ये बताओ ये सब क्या चल रहा है, क्या ये मेरे लिए है? क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे यही पसंद है? तो वो कहता है क्या मुझे नहीं पता। तो जेन अपने वॉल्क्री के रूप में आ जाती है। वो कहती है लोकी बस करो, मुझे पता है ये तुम हो। तो लोकी अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तो वो कहती है मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों हो? तो लोकी कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न करने आया हूँ और तुम्हारी मदद लेने भी। जेन कहती है लोकी तुम्हारा खून बह रहा है, क्या ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है? तो वो कहता है नहीं ये कोई चाल नहीं है। जेन कहती है हमें कोई भी वार्निंग नहीं मिली, यहाँ तक कि पत्ते भी नहीं हिले और ना ही स्टोन्स पे स्क्रैच लगने की आवाज आई। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं करी। वो मुड़ के देखते हैं तो उनपे एक बड़े से भेड़िए ने हमला किया होता है। जेन कहती है लोकी ये तुम्हारा दोस्त है? वो कहता है ये मेरे दोस्त तो नहीं है बट ये उसके वुल्फ फेनरिस के 2 बच्चे हैं। तो जेन कहती है दूसरा कहाँ पे है? तो लोकी कहता है ये 2 आत्माएं हैं बट वुल्फ एक ही है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जेन कहती है ये तुम्हें मारना चाहते हैं। तो वो वुल्फ उसके पीछे से आ जाता है, बट जेन उसको अपने हैमर का यूज करते हुए पीछे की ओर धकेल देती है। तो लोकी कहता है हाँ तुम ऐसा ही समझ सकती हो। तो जेन कहती है हाँ मुझे उन पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। जेन लोकी को उड़ा के ले जाती है, बट वो वुल्फ अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो कहती है लोकी तुम एक गॉड हो, तुम अपनी थोड़ी सी मदद तो दे सकते हो ना। तो वो कहता है कि ये मून हाउंड्स हैं, हम इनको मार नहीं सकते, इनको हम बस थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो जेन कहती है इस टाइम मुझे दूसरी वॉल्क्री का भी साथ चाहिए था। जब हमने मिलके उस सेलेस्टियल के साथ फाइट करी थी, ऐसा लगता है उसको कितना टाइम हो गया। आई होप जो वो ढूंढ रही है वो उसे मिल जाए। आई होप वो वापिस आ जाए और अपनी कुल्हाड़ी भी ले आए। वो एक छत पे पहुंचते हैं तो जेन कहती है वो कहाँ गया, और लोकी तुम मुझे इसके बारे में बताना स्टार्ट करोगे। लोकी उसको एक चेन निकाल के देता है। वो कहता है ये सबसे मजबूत चेन है और यही चेन उस वुल्फ को रोक सकती है। हम उस वुल्फ को मार नहीं सकते, और अगर तुमने उसको हर्ट किया तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। और मेरी बात मानो, तुम उसको गुस्से में नहीं चाहोगी, तुम्हें बस उसको पकड़ना होगा, यही रास्ता है। तो जेन कहती है लोकी तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक काम कर रही हूँ। तो लोकी कहता है नहीं, बट तुम सही रास्ते पे हो, जो कि तुम हमेशा होती हो। और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। तो जेन कहती है लोकी ये हाथ हटा लो, नहीं तो मैं इसको वुल्फ को ही खिला दूंगी। वो वुल्फ उन पे दोबारा से हमला करता है। तो जेन कहती है मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी के अभी रुक जाओ। बट वो वुल्फ उसको गिरा देता है और लोकी के पास चला जाता है। वो वहां से गायब हो जाता है और कहते हुए जाता है जेन मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डेंजर में डाल दिया। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, जेन अपने वेपन का यूज करती है और कहती है नहीं वुल्फ, तुम गॉड्स को नहीं खा सकते। और वो कहती है कि यहाँ तक कि लोकी को भी वो नहीं खाने देगी। जेन कहती है वो तो उठा ही नहीं, ऐसा लगा कि उसके अंदर की हवा निकल गई है। तो वो कहता है मैं उसको खाने नहीं वाला था, मैं तो उसको बस घायल करने वाला था। जेन कहती है तुम कौन हो। तभी वो भेड़िया बदलना शुरू हो जाता है। जेन चिल्लाती है मैंने कहा तुम कौन हो। वो कहता है मैं हूँ मनेगमर, जो कि एक मून हाउंड को भी कहा जाता है। मैं हूँ स्कोल और मैं हूँ हैटी। स्कोल वो वुल्फ होता है जो सन को चेस करता है और हैटी मून को। तो जेन कहती है क्या तुम सब कुछ हो। तो वो कहता है हाँ, बट तुम वॉल्करी जेन फोस्टर, तुम मुझे और कुछ भी कह सकती हो। और ये एक छुपी हुई रेगिस्तान की जगह है हेल में, जिसको कहा जाता है क्रैडल ऑफ लाइफ। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कर्नीला के पास। पिछले 2 हफ्तों से वो बहुत ही खुश माँ बनी हुई है। तभी उसे कोई बुलाता है तो वो कहती है चुप रहो, बच्चे अभी सोए हुए हैं, अगर वो जाग गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है आपकी वाइफ क्वीन हेला लौट चुकी हैं और वो चाहती हैं कि आप कोर्ट में आए। तो वो कहती है उसे पता है क्या मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहता है नहीं, सभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो अपने जादू से उसको गायब ही कर देती है। और यहाँ पे उसके पास वही बच्चे दिख रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। हेला वापस आ चुकी है और वो जल्दी ही इनको ढूंढ लेगी, बट अभी वो उनके लिए ये नहीं चाहती। जो पहला दूध उन्होंने पिया उसने काफी इनको शक्ति दी। जल्द ही इनका शासन और दावा होगा इस यूनिवर्स में उनकी जगह के लिए। वो टाइम भी आएगा जब वो ट्रैवल करेंगे नई डिस्कवरी और क्रिएशन के लिए। जल्द ही टाइम आएगा एक प्रभावशाली बैटल और मैजिक के लिए। बट अभी के लिए इन बच्चों को सोना है। और यहाँ पे हम गैलेक्सी के किसी दूर कोने में पहुंच चुके हैं और ये शिप है दूसरी वॉल्करी की, जिसको अभी अपना नाम भी नहीं पता। वो कहती है मैं आजाद हूँ, मैं जिंदा हूँ, बट वो नहीं जिनको मैं जानती थी। मैं ट्राई करती हूँ उनके बारे में ना सोचूं। तुम क्या ही कर सकते हो जब इतनी सेंचुरीज में तुम्हें एक सेलेस्टियल ने बंदी बनाया हो। तुम एक स्पेसशिप को चुराओगे और वो जिस जगह गई है वहाँ का बहुत ही बुरा हाल है। उसकी शिप भी बताती है कि यहाँ की रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा हैं। तो वो कहती है इतने सालों बाद तुम क्या करोगे, इस शिप में जाओगे किसी दूर गैलेक्सी में, ऐसे वर्ल्ड में जो खत्म हो रहा है। ये उस टाइम मुझे अच्छा आइडिया लगा था। तो वो शिप को कहती है हमें ऐसी मौत नहीं मरना चाहिए, यहाँ तुम कोई और जगह ढूंढ सकती हो जो सिटी के सेंटर में हो और वहाँ पे रेडिएशंस भी कम हो। तो शिप उसको एक पार्किंग वाली जगह में ले जाती है जो थोड़ी महंगी होती है बट सेफ होती है। वो शिप से कहती है मैं जब तक यहाँ नहीं हूँ तुम्हें इस शिप की फुल सिक्योरिटी रखनी है, हाइबरनेट मत होना और जरूरत पड़े तो बुलेट मत सेव करना, मैं कुछ टाइम में वापस आऊंगी। वो वॉल्करी कहती है ये जगह बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, मैं 2 कदम चली हूँ और मेरा पीछा शुरू हो गया। वो कहती है मैं यहाँ पे काफी सालों पहले आई थी और काफी सालों पहले यहाँ पे युद्ध भी लड़ा था। वो कहती है अभी ये गलियां उनसे भरी हैं, यहाँ तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं या वो जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और उनको कोई भी परवाह नहीं है। तभी उसके पीछे कोई आता है जिसने पिस्टल पकड़ी होती है, वो उसको लूट
उठने की ट्राई करता है बट वो उसको पीट देती है और जमीन में फेंक देती है। वो कहती है मरने के काफी तरीके हैं बट तुम ऐसे नहीं मरना चाहोगे, और वो वहाँ के एक बंदे को कहती है तुम पिक्चर मत लेना इसकी, और वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे जाना था। वो एक हेल्प डेस्क पे जाती है, वहाँ पे लेडी कहती है ओरेकल एडवेंचर में आपका स्वागत है, यहाँ पर सारी मिस्ट्री का एंड होता है। वो उसको गोल्ड देती है और कहती है क्या मुझे वीआईपी पैकेज मिल सकता है? तो वो लेडी कहती है वीआईपी? हाँ वेट। वो वोल्करी बताती है कि मैं यहाँ पे अपनी मरी हुई बहनों की कसम की वजह से आई हूँ, एक वो प्रॉमिस जो मैंने ऑल्टा को भी किया था। तो वो लेडी किसी और को लेके आती है। वो कहती है माफ करना कि आपको वेट करनी पड़ी, हमारे लिए आपके पास वीआईपी पैकेज है। वो कहती है कि ये जूना है, ये आपकी पर्सनल गाइड होगी ताकि आपको अपने सही सच का पता चल सके, और आपके डिस्काउंट वाउचर भी इसको दे दिए गए हैं। तो जूना कहती है मेरे साथ चलिए। जूना उसको बताती है कि अभी जो वेट है वो 4.3 रोटेशन की चल रही है, बट आप वीआईपी हैं इसलिए आपको इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपको क्लींसिंग रिचुअल करने की भी जरूरत नहीं है। तो वोल्करी पूछती है जिसके पास तुम लेके जा रही हो क्या तुम उससे कभी मिली हो? तो वो कहती है नहीं मैडम, जो सीकर्स हैं वही ओरेकल से मिल सकते हैं, वो पर्दों के पीछे ही रहते हैं ताकि ज्यादा नॉइस ना आए, और हाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी। हाँ टीवी में ये एक ग्लास के जैसा लगता है, और हाँ उनके लिए हमने काफी सिक्योरिटी भी रखी है जो आप सोच भी नहीं सकती। तो वो कहती है वो तो ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इसके बारे में? और ओरेकल सब कुछ देख सकता है और सब कुछ जानता है, उसे काफी सालों पहले कैप्चर किया गया था और यहाँ पे लाया गया था ताकि वो किंग्स ऑफ पेडिटा को एडवाइस दे सके। अभी वो एक टेम्पल में बंदी है, जो पे करते हैं वो उनको जवाब देता है, और सभी लोगों में एक ही दिक्कत है कि वो गलत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ये लेडी जो उससे पूछती है कि उसे समझ नहीं लग रहा उसे कोई जॉब का ऑफर लेना चाहिए या नहीं। ओरेकल उसको सब कुछ बता सकता है, उसके पास्ट के बारे में भी और जो जो उसने किया, बट वो उसी का जवाब देगा जो उससे पूछा गया है। तो वो उसे बस इतना कह देता है ये जॉब तुम्हारी किस्मत खोल देगी। अभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और वो फाइंड योर ट्रूथ के गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि वहाँ आता है और कहता है मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरे पास काम भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक को इस प्लेनेट से दूर भेज सकता हूँ, तो मुझे किसको भेजना चाहिए? तो जो ओरेकल है वो भी जिंदगी देख लेता है जो अभी नहीं जी गई। एक बच्चा यहाँ से जाएगा और कभी मुड़कर नहीं देखेगा, उसकी जिंदगी अच्छी होगी, और जब उससे पूछा जाएगा कि वो कहाँ से है तो वो झूठ बोलेगा, और दूसरा मेहनत करेगा और अपने पेरेंट्स को पैसे भेजेगा, और वो लड़की अपने घर को हमेशा मिस करेगी। तो यहाँ पे उसके 2 बच्चे हैं, जो एक लड़की है और एक लड़का। तो ओरेकल कहता है तुम अपनी लड़की को भेजो। तो वो बंदा थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है, बट ओरेकल को पता है कि वो अपने लड़के को ही भेजेगा, चाहे वो उसको कोई भी एडवाइस दे दे। और अभी नंबर आ चुका है वोल्करी का। वो उसके पास जाती है और कहती है ओरेकल मुझे ये बताओ मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो उसकी गाइड कहती है आपको एक ही सवाल पूछना था। उसने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा तो गार्ड्स भी अलर्ट हो गए, बट ओरेकल के रिएक्शन ने भी सबको अलर्ट कर दिया। तो ओरेकल ने कहा तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने उस वुमेन से प्रॉमिस किया था जिसको तुम प्यार करती थी। वो अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है वो वुमेन जिसको मैंने बड़ा किया, वो जो किसी पछतावे के साथ मर गई। तुम यहाँ पे अपना वादा निभाने आई हो, किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम लॉस्ट हो गया डेथ और टाइम के बीच में। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, मैं हूँ क्वासिर, और तुम्हारा नाम है रूना, उसका नाम जो कितनी सदियों तक नहीं लिया गया। वो इस नाम को पीछे छोड़ गई जब उसने एसगार्ड को छोड़ा, और अभी उसे एहसास हुआ कि उसने इसको मिस किया किसी पुराने दोस्त की तरह। तभी उसको सिक्योरिटी गार्ड्स घेर लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास 3 सेकंड है, हम तुम्हें उड़ा देंगे। तो वो ओरेकल से पूछती है क्या मेरा वेपन इसको तोड़ सकता है जिस जादू में तुम्हें कैद किया है? तो वो कहता है हाँ। वो अपना वेपन निकाल लेती है उसको तोड़ने के लिए, और उसको कहती है तुम रेडी हो जाओ। तो फाइनली उसे पता चल गया है कि वो कौन है, वो है रूना द वोल्करी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।